मेरे जीजा है तो वो मुझे बार बार शादी के लिए टॉर्चर करते रहते थे, तो मैंने 3 बार ये उनका एनसी भी करवाया था। ऐसे करते करते फिर वो घर पे आके वापस से टॉर्चर करने लगे। फिर एक और एनसी मैंने ये किया, 4 एनसी हो गया। लास्ट में क्या हुआ, ये एसिड अटैक हो गया। अगर आप सोचो, एक तीली लेके आप अगर कभी पकाते टाइम पे चटका मामूली लगता तो कितना तकलीफ होता, उसको कितना चीजें लगाते हैं। आज हमारे पे अटैक होके पूरी बॉडी पे पड़ गया है, तो हमारा जीना ही नहीं कि हम मर जाए, हम सुसाइड कर ले। मैं 65 किलो की थी, 28 किलो पे हो गई थी, इतना पूरा बदन मेरा ढल चुका था। फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला नहीं, ये पूरा सड़ चुका है, पॉइजन फैल जाएगा पूरे बॉडी में, तो ये काटना पड़ेगा, दोनों काटना पड़ेगा। और काटने के लिए 2 लाख रुपए, ठीक करने के लिए नहीं मांगा गया, काटने के लिए 2 लाख रुपए मांगा गया। ये चैलेंज था हमारे सामने कि हम अपने ट्रीटमेंट कराए या बच्चों का पेट पाले, उनको खाना दे। हमारे दर्द से ज्यादा बच्चों की भूख, जब बच्चे तड़पते थे ना, खाना चाहिए खाना चाहिए, उस टाइम बोले ना, समझ में नहीं, ऐसा लगता था कि जमीन खुल जाए, उसमें हम समा जाए। इतना बुरा ये लगता है, ये क्या हमारे साथ हो गया, हम क्या किए, हमारा कसूर क्या, जो इतनी मौत से बदतर जिंदगी हमको दे दी। ठीक है, मरने के बाद जहन्नुम देखा जाता है, यहाँ तो जीते जीते हमको जहन्नुम दिखा दिया। मॉल्स में जाती थी, 3 दिन का मेकअप वो होता था, मेकओवर होता था। मेकओवर, हाँ, तो उसमें मुझे एक टारगेट दिया जाता था, हमेशा मैं अचीव कर लेती थी। तो मैंने उनको बताया कि ये सब हो गया बोल के, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि हमारा जो फील्ड है वो खूबसूरती की फील्ड है, तो अब आप नहीं कुछ कर सकते हैं, इन फ्यूचर देखा जाएगा बोल के उन्होंने मेरा फोन काट दिया। तो मैंने अपने घर के 4 लोगों से शुरुआत किया था ना, हमारे घर के 4 लोगों पे एसिड अटैक हुआ। तो मैंने अपने घर में सबको देखा था तड़पते हुए, बहनों को, बच्ची, छोटी बच्ची, 1 साल की बच्ची, फिर बच्चों की भूख, ये सब मैंने देख देख के ही शुरुआत किया था। और कुछ और विक्टिम से मिलना शुरू किया था, उनको सबको लेके ही मैंने ये फॉर्म किया 2016 में, एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन। इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है साहस। हमारे अंदर वो साहस है, और चाहे कितना भी सोचा है जिसने भी हमारे पे एसिड अटैक किया, वो सिर्फ उसकी एक सोच है कि हम वहाँ पे रुक जाएंगे, जहाँ ये जिंदगी वहीं से शुरू होती है। हमारी उड़ान को कोई नहीं छीन सकता। वी आर नॉट विक्टिम, वी आर विक्टर। आज का जो एपिसोड है बहुत ज्यादा संजीदा है। इमेजिन कीजिए, आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, आप अपने धुन में हो, आप अपने काम से चल रहे हो, तभी कोई आकर आप पे कुछ फेंक देता है। आपको ऐसे लगता है कि किसी ने कोई ठंडा पानी आपके मुंह पे, शरीर पे डाला, लेकिन वो ठंडा पानी नहीं। धीरे धीरे वो कुछ एक 5 सेकंड के बाद वो ठंडा पानी जलने लगता है, और आपको ये समझ में आता है कि ये पानी था ही नहीं, ये था एसिड। जो भी एसिड अटैक विक्टिम है, आपको ये कहानी जरूर बोलेगी कि पहले लगता है कि कुछ ठंडा गिरा है, और फिर वो एसिड आपकी स्किन को जलाता है, आपके बोन्स तक जाता है, और अगर इमीडिएटली कुछ नहीं हुआ तो आपका बहुत नुकसान कर सकता है। ऐसे ही एक एसिड अटैक विक्टिम है दौलत बी खान, और इनका एक एनजीओ है, एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन एसिड अटैक विक्टिम्स की मदद करता है, और इनकी खुद की कहानी भी बहुत ज्यादा इमोशनल है। और अब तब आपको समझ में आता है कि सोसाइटी किस तरह से इनके साथ बिहेव करती है। तो आज मिलते हैं दौलत बी खान से, और सुनते हैं कि हम एज अ सोसाइटी उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। दौलत जी, नमस्ते। जी नमस्ते। क्या कहानी है आपकी? आपकी तो मतलब जितना हमने पढ़ा है काफी, लेकिन अगर आपको आप कहाँ से हो? बम्बई से ही हो, राइट? नहीं नहीं, मैं तो, मेरा नेटिव प्लेस बैंगलोर है, बैंगलोर है। बट 41 ईयर्स हो गया मुंबई में है। अच्छा। तो भी हमारा यही हो गया। तो भी अब काफी दिनों से हो, मतलब काफी, मतलब अब बचपन से मुंबई में ही हो जी ना? जी जी, मैं जब मुंबई 1 में साल ही? की बच्ची थी तभी मेरे पापा ने लेके आ गए थे मुझे, अच्छा। तो तभी से हम यहीं रहते हैं। बैंड्रा में? बैंड्रा इसमें रहते थे, वेस्ट में आ गए हैं। अच्छा। आप ये आपका जो एनजीओ है साहस, एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन, ये एसिड विक्टिम्स को, एसिड अटैक विक्टिम्स को सपोर्ट करता है।
तो ये कहाँ से आया? ये क्या क्या स्टोरी है? क्या कहानी है? सबसे पहले नमस्ते कहना चाहती हूँ, जो लोग भी हमको देख रहे हैं। ये एक मैसेज है या एक मेरी रिक्वेस्ट है। एसिड जो है वो बहुत ही डेंजरस, बोले ना, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और ये जो सोसाइटी वाले होते हैं वो हमको एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। एक सस्ता से एसिड किसी ने गंदे मेंटेलिटी लोगों ने हमके हमारे पर फेंक दिया है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन ह- उन्हीं के साथ में जो आरोपी है, उन्हीं के साथ में हमको एक विक्टिम को जज किया जाता है। शायद हम एक लड़की है तो इसी के अंदर कुछ फॉल्ट होगा, वही लड़के को बढ़ावा दी होगी, या लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उसको जल्दी से शादी करके दे देना चाहिए। ये पेरेंट्स की ये होती है। क्यों? आज बहुत ज़्यादा ही जनरेशन चेंज हो गई है। जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़की ज़रूर कर सकती है। तो पेरेंट्स को, जो भी मेरा ये एपिसोड देख रहे हैं, उससे मैं ये दिल से बोले ना विनती करती हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटियों को उनकी उड़ान को मत छीनिए। अगर लड़कियों को आप कुछ करने की कोशिश करते हो, वो ज़रूर डेफ़िनेटली अपना मकाम पाएँगे। इसके लिए पूरी फ़ैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। और ये 2010 में मुझ पे ये एसिड अटैक हुआ है। और ये जर्नी मेरी 2010 से नहीं है। जब मैं 96 में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, जिसने ये अटैक किए थे, तभी उन्होंने मेरी एजुकेशन को रोक के मुझे शादी करने पे मजबूर कर दिए थे, जब मेरी उम्र 13 इयर्स थी। 13 इयर्स हमारा एक बचपना होता है, तब मेरा बचपना मुझसे छीन लिया गया। फिर मेरी 15 इयर्स की एज आई, तब मुझे पहली बेबी बॉर्न हुई। उसके बाद में ऐसे है कि हस्बैंड बाहर निकल नहीं सकते, जब खुद कमा के लाके नहीं देते हैं तो लड़कियों को मजबूरी से अपना बच्चे पालने के लिए घर की दहलीज पार करना चाहिए, होता ही है। फिर जब मैं जाती थी काम पे तो भी बहुत झगड़े होते थे, बहुत ही बुरी तरह मारते थे। ऐसे करके हमारे पेरेंट्स सिखाया जाता है कि शादी हो गई तो अपना आदमी अल्लाह है, भगवान है, उसी का सब सुनना चाहिए। ये हमारे पेरेंट्स हमको सिखा के भेजते हैं। ऐसे करते-करते मेरी 21 इयर्स में 4 बच्चों की माँ हो गई थी। 3 ट्रिपलेक्स बच्चे होने की वजह से मेरे हस्बैंड 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएँगे बोल के उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था। तो मेरी जर्नी तो तभी से स्टार्ट हो गई थी। और ऐसे करके मैं कैसे भी करके बिफोर एसिड अटैक मैं मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पालना था। एक आदमी ने अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी लेने से हट गए, लेकिन मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों को रोड पे छोड़ नहीं सकती थी। तो मैं कैसे करके बहुत इससे ज़िंदगी निकाल रही थी। लेकिन जो मेरे जीजा है, उन्होंने सोचा कि अकेली औरत है, 4 बच्चे कैसे पालेगी, तो वो मुझे बार-बार शादी के लिए टॉर्चर करते रहते थे। कभी घर के अंदर ऐसा लगता था कि मैं पैसे देख के या उनका प्रॉपर्टी देख के या उनके ज़ेवर देख के मैं पिघल जाऊँगी। लेकिन मैं पहले भी शादी के अगेंस्ट थी और मैं बाद में भी शादी के अगेंस्ट ही थी। तो मैं हमेशा उन वो घर पे आते मुझे बहुत कोशिश करते शादी के लिए। तो मैंने 3 बार ये उनका एनसी भी करवाया था, घर पे आके मुझे शादी के लिए बहुत फ़ोर्स पुलिस के पास करते। गई थी आप? जी, 3 बार मैंने यहाँ बांद्रा हिल रोड में ही मैंने कंप्लेंट भी लॉन्च करवाया था कि ये मेरे घर पे आके मुझे शादी के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ऐसे करते-करते फिर वो घर पे आके वापस से टॉर्चर करने लगे। फिर एक और इंसी मैंने ये किया, 4 इंसी हो गया। लास्ट में क्या हुआ, ये एसिड अटैक हो गई। हमारा जो इंडिया का लॉ है वो बहुत ही कमज़ोर है। ये लॉ को बहुत ही ज़्यादा मज़बूत, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप बहुत आसानी से जजमेंट पास हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन किसी ने नहीं देखा है कि इस पे इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे। 3 लाख कॉम्पेंसेशन बोला जाता है, 5 लाख कॉम्पेंसेशन दी जाती है। एक सर्जरी की कॉस्ट ही 6 से 7 लाख होती है। तो हमारी कीमत क्या लगा रहे हैं? हमारी कीमत हमारे चेहरे की, जो हमारे दर्द की ज़िंदगी है, उसकी कीमत सिर्फ़ 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख ही है। इससे ज़्यादा हमारी कीमत नहीं है। इससे अच्छा तो हमको वो पैसे ही नहीं दी जाए। हम तो यही विनती करते हैं गवर्नमेंट से कि जो ये एसिड है उसको पूरी तरीके से बंद कर दे। जैसे आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी तो बच जाएगी।
हमारी पैसे से हमारे वो दर्द वापस नहीं आ सकते। वो दर्द, वो जो तकलीफ है, जो आज भी हम फेस कर रहे हैं ना, वो तकलीफ कभी पूरी नहीं हो सकती है। यानी आपने बहुत ही इमोशनल सा बात की। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं आपकी लाइफ में। आप जब 13 साल की थी, ये हुआ कि कितनी सा उम्र की थी आप जब ये हुआ? मैं ये एसिड अटैक हुआ हाँ। था ना, तभी 26 ईयर्स की। 26 ईयर्स की थी। तो फिर आपकी जो शादी हुई वो किन से हुई? वो भी वैसे ही थे या वो बहुत ही टॉर्चर करते थे, अभी मैंने बताया ना, बहुत बुरी तरह मारते थे। घर से बाहर नहीं निकल नहीं सकते, इतना बुरी तरह मारते थे कि डॉक्टर आता था, ऐसा खून जाते रहता नाक से मेरे। मैंने तो उनके डर से बाल भी कटा दिया था, मेरे बाल लेके ऐसे जैसे धोबी ये करते, नहीं तो मेरे बाल इतने लंबे थे, मैंने सब काट दिया था। 13 साल के बच्चे थे आप, तभी बच्ची थी। वो भी आपसे काफ़ी बड़े थे? 7 इयर्स। मैं ये पूछ रहा था कि फिर आप जब ये आप ऑलमोस्ट 4 बच्चे हो गए आपको 20 साल की उम्र तक आपके 4 बच्चे। 21 इयर्स में 21 ईयर्स में आपके 4 बच्चे 4 हो गए। बच्चे हुए। कितने लड़के कितने लड़कियां थे? 2 लड़के 2 लड़की। 2 लड़के 2 लड़कियां। फिर ये जो हुआ ये क्यों हुआ? ये प्रॉपर्टी का कोई केस है? वही मैं बताया ना, यहाँ मेरा घर था, वो मेरे जीजा मेरे पीछे ऐसे था कि ये शादी कर लेगी बोल के, और उनको जो मेरा घर है ना, उनको क्लब चलाने चाहिए था। क्लबिंग का अच्छा, काम करते थे। तो उनको कोई वो रमी का क्लब टाइप या कुछ तो हाँ, वैसे? वो मटकी विटकी चलती है, अच्छा। जुए की मटकी कुछ चलती है, तो उनका वहाँ पे वही कारोबार था। तो ये सोचे सी साइड में है ना मेरा घर, तो इधर ज्यादा ये होगा, कोली लोग हैं, तो इसीलिए वो शादी करेंगे तो एक घर मिलेगा, ये सोचे थे उन्होंने। और आपकी सिस्टर का सपोर्ट था उनको? यस। आप मान नहीं रही थी तो इसलिए उन्होंने आप पे अटैक कर दिया एसिड का। आपको याद है क्या हुआ था उस दिन? मतलब एग्जैक्टली क्या था? वही है ना, वो मैं बताया ना, घर में मारने की धमकी दिया था, तब से मैं उनसे फिर बात करना बंद कर दिया था। अटैक होने के 15 दिन से मैंने उनके घर पे आना जाना, और उनको घर पे आने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया था मैंने। तब उन्होंने क्या किया, अटैक से 15 दिन हो करने के बाद में, जिस दिन अटैक करने वाले थे उस दिन फ़ोन किया उन्होंने, मंडे का ही दिन था पूरा। तब फ़ोन करके बोले कि मेरे आदमी को खून की उल्टी हो रही है, प्लीज़ मेरी मदद करने आना। तो मैंने बोली तुम बहुत झूठी है, मैं नहीं आ सकती, तुम्हारे पे ट्रस्ट ही नहीं, क्योंकि पहले भी उसने मम्मी की कब्र की कसम खाई थी, तब विश्वास आया था उसके ऊपर, चलो मरे हुए को तो बख्शेंगे बोल के। तो उनको तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। बोले आज मेरी माँ रहती थी तो मुझे मदद करती थी, मेरे आदमी का इतना बुरा हाल है बोल के। तो तब मैंने यकीन करके फिर जब जाके देखी तो उनके हस्बैंड आराम से बैठ के खाते बैठे थे। तब मैंने बोला कि तुम्हारे हस्बैंड तो एकदम ठीक है, कहाँ से खून की उल्टी हो रही? नहीं, बोले हम तुम्हारे से रिलेशन ख़त्म करने का था, तुम हम 4 बहनों पे अटैक हुआ ना, मुझ पे अकेले पे नहीं हुआ है। मेरी 3 बहन और एक बेटी पे, उसकी बेटी के ऊपर अटैक हुआ है ये। बहन की बेटी पे? हाँ, छोटी थी, 1 ईयर की बेबी थी वो। उसके ऊपर क्यों अटैक? कैसे हुआ मैं बता रही हूँ ना। तो मैं जब देखा कि वो बहुत अच्छे से बैठी हुई है, खाना खा रहे, सब करे, तो फिर बोली नहीं मेरे को तुम्हारे पे भरोसा नहीं, बल्कि मैं जाने की कोशिश कर रही थी ना। तब बोले नहीं, एक लास्ट टाइम हमारे साथ में खाना खा लो, उसके बाद में हम लोग कभी तुम्हारे को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। फिर ऐसे ही खाना पीना खाए। बोले मैं थोड़ा कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, ईद होके कुछ दावत आई थी, ईद के दो थोड़े दिन के बाद 8-10 दिन हुआ था ईद होके। आपकी दोनों बहनें भी थी वहाँ पे? हाँ, तो सबको इकट्ठा किया उन्होंने दावत के हिसाब से। तब ये ऐसे ही मैं खाना पीना खाने के बाद कुर्सी के ऊपर ऐसा राउंड घूम रही थी मैं। घूमते घूमते सडनली मेरी बहन आई, आके कुर्सी पे एकदम जोर से लात मार दिया उसने। लात मार के मैं पीछे से जोर से गिर के बर्तन का स्टैंड में, देखो ये मेरा निशान है, वो अंगूठी जाके ऐसी फंस गई, और खून बहुत जोर तेजी से जा रहा था, और बहुत तकलीफ हो रही थी। तो मैं जोर जोर से चिल्लाई के, और मेरे हाथ से खून जा रहा है। तो जो बच्चे वाली थी ना मेरी छोटी सिस्टर, वो वहाँ से आई, रुक रुक मैं निकालती हूँ अंगूठी बोल के। वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसके तुरंत बाद वो बच्ची थी उसकी छोटी सी 1 साल की बच्ची, वो दूध के लिए रोते हुए आई। तो वो अपनी बच्ची को बाजू में लेके ऐसा राइट हैंड पे वो बच्ची को लेके दूध पिलाने बैठी। फिर दूसरी वाली सिस्टर है मेरे से छोटी, वो आई, वो आके उसके बोले रुक जा, मेरे नेल्स बड़े बड़े, मैं निकालने की कोशिश करती। वो निकालने ही बैठी थी, इतने में मेरे जीजा भागते हुए आए और ऐसा सीधा एसिड फेंक दिया मेरे चेहरे पे। तो मैं जब मुंह पे पड़ा तो ऐसा लगा ना कि कोई ठंडा बर्फ का पानी डाला,
और 1 सेकंड के बाद इतनी बुरी तरह जलन हुई थी, मैंने ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी बहन दोनों पकड़ने के लिए उठे ना मेरी सिस्टर को, उनके हस्बैंड को, तो मेरी सिस्टर ने बैग में से उसके पास ब्लैक कलर का पर्स था, वो निकाल के उसने बॉटल उनके आँख पे डाल दिया। तो वो भी आ गए एसिड, उनके ऊपर भी पड़ गया। तो बच्ची कैसा गोद में ऐसी सो लेटी हुई थी, तो बच्ची पूरी ऐसी पूरा पीठ, ये आधा सर, आधा फेस सब बच्ची का भी जल गया। फिर ज़ोर से मैं चिल्लाने लगी ना कि एसिड बहुत जल रहा है, जल्दी पानी डालो, तो घर के अंदर पूरा धुआँ ज हो गया था। पूरा घर में हमारा एकदम धुआँ आ गया था। फिर हमने पानी डाले, फिर वो ड्रम में था वो दोनों डाले, फिर मैं पानी डालने की कोशिश करी तो बच्ची बेहोश हो गई थी, बच्ची के पूरे सर पे गिर गया था। फिर मैं बोली जल्दी हॉस्पिटल भागो, लेकिन बदन पे हमारे पूरे कपड़े चिपक गए थे। वो कपड़े को खींच के निकाले, फिर मिरर था कबर्ड में से, लेकिन कबर्ड में दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि आँख में सब एसिड जा चुका था हमारे। फिर जैसे जो भी मिला वो पहन के गए। जब हॉस्पिटल में जाने के लिए नीचे उतरे थे तो जिसने एसिड करे थे उन्होंने एक आदमी को ऑलरेडी हायर करके रखा था, और वो गणपति का टाइम था, गणपति बैठी हुई थी वहाँ पर। तो वो मुझे छुरी मारने के लिए आया ना, तो इतने में मैं बचाव करके चिल्लाने लगी, तो वो गणपति के मंडप में से लोग भाग के आए, आके क्या हुआ बोल के पकड़ने गए तो आदमी पीछे रास्ते से धक्का देके भाग गया। फिर मैं तेज़ी से हम लोग सब अलग-अलग ऑटो करके इधर बांद्रा बाबा हॉस्पिटल में आए, बट वहाँ पे कैसे बर्न्स डिपार्टमेंट नहीं है, तो उन्होंने फिर भी इमीडिएटली आँखों में बहुत जलन हो रही थी। बोले ना थोड़ा-सी भी ज़ख्म पे अब एक थोड़ी-सी मिर्ची डाल के देखो कितनी जलन होती है, तो ज़ख्म इतना तकलीफ़ हो रही थी, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, जब तक वो आँखों में पूरा ग्लूकोज़ का पानी होता है वो डाल-डाल के वॉश कर रहे थे। फिर 2 घंटे के बाद में एम्बुलेंस आई और फिर हमको केम लेके गई। तो जो एम्बुलेंस में मेरा होश गया था 2 दिन के बाद मुझे होश आया, हम बेहोश हो गई थी। वो दूसरी वाली बहन भी बेहोश ही पड़ी थी। और वहाँ पे जब हम केम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर भी जो बर्न्स डिपार्टमेंट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में था। वहाँ पर फिर हमको 15 दिन उन लोगों ने डायबिटीज़ रूम में रखा। 15 दिन हमको कोई पट्टी नहीं किया, ये ज़ख्म पूरे और जलते, वो मेरी सिस्टर लोग का एक साइड का फेस जला था, और ये तो मेरा तो पूरा ये इतना ही पार्ट बचा हुआ था, मेरा पूरा फेस जल चुका था, और ये आँखें चिपक गई थी, बंद हो गई थी, खुली नहीं बिल्कुल भी। ये तो सर्जरी करके कटिंग करके खोला गया है आँखें पूरी। 15 दिन तक फिर उन लोग खुद नहाते और आके खुद अपने हाथ से हमको बैंडेड-वैंडेड करती थी मेरी सिस्टर। फिर 15 दिन के बाद हमको शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे भी पर डे का 200 रुपीज़ हम लोग पे करते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 200 रुपीज़ बेड का चार्जेस देना पड़ता था हमको, और सर्जरी के लिए जब तक पैसे नहीं दे भरते थे, वहाँ पे सब सामान लाके नहीं जमा करते थे ना, जब तक सर्जरी नहीं होती थी। और सर्जरी के बाद भी डॉक्टर सब नए-नए डॉक्टर थे। 2-2 बजे तक मतलब सुबह 4 बजे नहाते थे। इतना थोड़ा-सी पानी गर्म पानी देते थे, और ठंडी के सीज़न में नहा के बैठे रहने का, दिन भर ऐसा ग्रीन कलर की चद्दर लपेट के, क्योंकि पूरी बॉडी जली हुई थी। तो ऐसा लपेट के ऐसे-ऐसे ही बैठे रहते थे, पूरा दिन निकलता, रात के 2 बजे डॉक्टर आते थे। आके ऐसा जब चद्दर खींचते थे ना, खून की पिचकारियाँ मारी जाती थी। विनेगर, जब ऑपरेशन होता है तो स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, तो डॉक्टर का काम क्या है, उसको गीला करके निकालना चाहिए। वो ऐसे ज़ोर से खींच देते थे ना, पूरी स्किन वापस से ग्राफ्टिंग वापस आती थी। ये 4 ऑपरेशन वहाँ पे केम हॉस्पिटल में उन्होंने फेल कर दिया, और फिर विनेगर डाल के घिसते थे, जैसे कि हम लोग कोई गंदगी की चीज़ है उसको साफ किया जा रहा है। इतना बुरा, इतना मुझे डॉक्टर की आहट से भी डर लगता था। मैंने इसीलिए रात के 12 बजे, डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने, जो दूसरी बहन भी खुद विक्टिम है, उसका पूरा ग्राफ्टिंग के लिए पैर ये हुआ था, उसका पैर पे भी सब फेस जला था, तो वो खुद व्हीलचेयर पे मुझे धक्का दे के लेके गई। जब आया भाई सिस्टर लोग ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि तेरा पूरा बदन खराब हो जाएगा, अगर एक बार भी मक्खी थोड़ा से भी टॉयलेट कर देगी ना, कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि बच्ची के पर कर दिया था, वो पूरे 100 कीड़े निकले थे बच्चे के, हेट्रोजन डाले थे तो 100 कीड़े गिन के निकाल के डॉक्टर ने दिखाया था। तो बोले तुम मर जाएगी, तो मैंने एक ही बात बोला था, मैं मरूँगी ठीक है, लेकिन ये तिल-तिल तड़के तड़प के मरना नहीं चाहती हूँ।
एक ही बार मुझे मौत आ जाने दो, मैं मर जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग देखते हैं, कभी-कभी आया भाई लोग आके हमको ड्रेसिंग कर देते, डॉक्टर नहीं रहते थे पूरा दिन, तो आया भाई लोग ड्रेसिंग करते थे। फिर वहाँ पे आया भाई है जो वार्ड बॉय थे, उन्होंने इतने सारे ऑइलमेंट सब दिए, बोले तू घर पे जाके ड्रेसिंग ज़रूर करना, नहीं तो तेरा बदन ये हो जाएगा। तो वो तो ऐसे ही हुआ, जब घर पे हम गए तो ये पूरा पैर, ये पूरा हाथ मेरा, ये हाथ और ये पूरा पैर सड़ चुका था। पूरा पल्स यहाँ से निकलता था, ये कान सब देखिए डैमेज हो गए। क्योंकि हमारे पास दवाई के लिए पैसा नहीं था, जितना था तो हम लोग ने ऑलरेडी 2 महीना हॉस्पिटल में थे और 4 लोग हम एडमिट थे, 4 लोगों का पैसा कौन पे करेगा? फिर हमारा रहते थे वो घर बेचे, वो भी इतने सस्ते में 5 लाख रुपए में बेचे हमने उस टाइम पर, जो घर की कीमत 40 लाख रुपए थी। लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा सकते थे साइन विन करने के लिए, सामने वाले को यहाँ पे बुलाया गया, लॉयर को सब किया गया और सब हमारा डिटेक्ट हो गया पैसे। लेकिन उस टाइम मेरे साथ में मेरी 2 बहन और 1 बच्ची की ज़िंदगी जुड़ी हुई थी और 2 महीना हम हॉस्पिटल में रहे। सोचो हमारे बच्चे छोटे-छोटे थे, 5 साल के बच्चे थे। फिर उस पे ये इनकी बच्ची अलग थी। फिर जो दूसरी बहन का पर एसिड है, उसका बच्चा भी 1 साल का था। पूरे 6 कितने बच्चे, 4 मेरे 2 7 7 बच्चे, कौन देखा रहेगा? हमारा कोई रिलेटिव नहीं है मुंबई में, कोई भी रिश्तेदार नहीं। किसको हम बुलाते थे उस टाइम पर? हम वहाँ पे तड़प रहे थे, वहाँ हमारे बच्चे खाने खाने के लिए तड़प रहे थे। हमारा कसूर क्या था? एक सस्ता एसिड हमारे साथ में हमारे बच्चों को सबको तड़पने पे मजबूर कर दिया। हम तो वहाँ तड़प रहे थे, लेकिन वो बच्चों को खाना देने वाला कोई नहीं था। लास्ट में जो मेरी सिस्टर थी, वो 7 दिन में डिस्चार्ज लेके आ गई। उसके बोले ना, ऐसा खून टपकते रहता था, तो बोली नहीं, अगर हम सब यहाँ पे रह जाएंगे तो अपने बच्चों को कौन देखेगा? वो कच्चा जख्म फेस पे ऐसी पट्टी लेके वो चली गई कि तुम लोग बहुत ज्यादा जले हुए, तुम लोग देखो। वो 17% जली थी, 17% जलना भी कम नहीं होता है, क्योंकि उसका पूरा फेस ये पूरा जला था, ये हाथे जले थे। उस टाइम वो चले गई, बोले मेरे से ज्यादा तुम लोग को जरूरी है, मैं वहां पे रहूंगी, तुम लोग को खाना पीना भेजूंगी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को क्या हॉस्पिटल का खाने के लिए भी बैठे रहना पड़ता, कब खाना मिलेगा तब खाएंगे बोल के। फिर ये पूरा हाथ और पैर सड़ गया कि मेरे पास उठने की ताकत ही नहीं थी। मैं 65 किलो की थी, 28 किलो पे हो गई थी, इतना पूरा बदन मेरा ढल चुका था। फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला नहीं, ये पूरा सड़ चुका है, पॉइजन फैल जाएगा पूरे बॉडी में, तो ये काटना पड़ेगा, दोनों काटना पड़ेगा। और काटने के लिए 2 लाख रुपए, ठीक करने के लिए नहीं मांगा गया, काटने के लिए 2 लाख रुपए मांगा गया। फिर हम लोग घर पे गए, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे बोल के, कहाँ से, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो पैसे थे वो तो घर था वो भी बेच दिया, मेरी बहन का घर बेच दिया, फिर मेरा ही घर था, तो उसमें हम सब पेशेंट भी और बच्चे भी, एक 10 बाई 12 के घर में हम 4 पेशेंट और नॉर्मल 7 बच्चे, इतने लोग हम वो घर में रहते थे। फिर खाने के लिए पैसा नहीं, और जब भी उन्होंने सर्जरी किया था केम हॉस्पिटल में, पूरे स्टेपलर ऊपर, जैसे जैसे अभी मार्क्स बढ़ने लग गया था 6 महीने के बाद, वो स्टेपलर बदन में से ऊपर दिखाई देते। एक दिन में जाके इन लोग ने तो पूरे मिरर तोड़ दिए थे, तो बाथरूम में एक मिरर जरूर था। किसने तोड़े थे मिरर? मेरे घर वालों ने, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था चेहरा देखना नहीं चाहिए, वो देखेगी नहीं तो बहुत टेंशन में और ट्रोमा में चले जाएगी, स्ट्रेस में चले जाओ, और जल्दी रिकवर नहीं करती इंसान। जब स्ट्रेस में टेंशन में रहता है तो रिकवर नहीं करती है बॉडी। जितना भी पेशेंट, डॉक्टर बोला है कि आप जितना भी खुश करोगे इतनी जल्दी स्किन हील होती है, ऐसा बोलते थे। तब मैंने बाथरूम में नहाने के लिए करी, तो ऐसा मिरर पे ही गया, मैं क्या है बोल के ऐसा खड़ के मैंने देखा, तो मुझे तो वो दिखाई नहीं देता था मेरे आंखों में, 6 महीना तो मैं देख ही नहीं पाई। फिर मैंने बुलाया मेरी बहन को, कुछ चीज़ चुभ रही है यहाँ पे, बहुत बुरी तरह चुभ रही है मुझे। तब मेरी सिस्टर आके उन्होंने देखा ये तो स्टेपलर है, तब उन्होंने क्या किया, 4 स्टेपलर, ऐसे नेल कटर होता है ना, वो नेल कटर से ऐसा डाल के फिर पिंस निकाले, कैंची से काट के निकाल के, ऐसे मेरे बदन में से
एक साल में आप बिलीव करोगे 16 स्टेपलर निकले हैं। स्टेपलर पिन जो स्किन जॉइन करने के लिए जो लगाते यस हैं। यस, तो डॉक्टर का काम था ना निकालने का, उन्होंने निकाला ही नहीं है। यानी हम गरीब है, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, तो डॉक्टर ऐसे लापरवाही कर देते हैं। और हमारे पास इतनी पैसे नहीं थे जब हम प्राइवेट में जाके अपना ट्रीटमेंट कराए। हम 4 के 4 हमारी जितनी अफोर्ड कर सकते थे, हमारा उस टाइम पे भी हमने केम हॉस्पिटल में हमारे 4 लोगों का तभी 2 महीने में हमारा 17-18 लाख रुपए चले गए। केईएम हॉस्पिटल में पहुंचे। केम हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट है हॉस्पिटल। परेल। मैंने जिस दिन एक दिन मुझे सोशल वर्कर ने बुलाया तो मैंने ये सब बताया, तो बोले हमसे मिलना चाहिए। तो मैंने जब पेशेंट के कोई रिलेटिव नहीं होगा तो आपका काम है आके पेशेंट से, सोशल वर्कर का काम था ना, या कोई एम्प्लॉय को रखो के वहाँ पे आपके इधर पे किसको ज़रूरत है। तब अफसोस जताने से कुछ नहीं, वक्त निकल जाता है, बात तो रह जाती है ना। फिर यही हुआ, पैसे खत्म हो गए हमारे पास और बच्चे भूख से तड़प रहे, बच्चों की पढ़ाई रोक दिया गया, पढ़ाइयों को फीस कहाँ से लाएंगे, और स्कूल में जाके सिचुएशन बताने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी। तो 2 साल वो बच्चों की ऐसी पढ़ाई रुक गई, पढ़ाई भेजे नहीं गए क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। फिर बच्चे भूख से भी, ये चैलेंज था हमारे सामने कि हम अपने ट्रीटमेंट कराए या बच्चों का पेट पाले, उनको खाना दे। हमारे दर्द से ज्यादा बच्चों की भूख, जब बच्चे तड़पते थे ना, खाना चाहिए खाना चाहिए, उस टाइम बोले ना, समझ में नहीं, ऐसा लगता था कि जमीन खुल जाए उसमें हम समा जाए। इतना बुरा ये लगता है, ये क्या हमारे साथ हो गया, हम क्या किए, हमारा कसूर क्या जो इतनी मौत से बदतर जिंदगी हमको दे दी। ठीक है, मरने के बाद जहन्नुम देखा जाता है, यहाँ तो जीते जीते हमको जहन्नुम दिखा दिया। अपना दर्द रहते रहते मैं अपने बहनों का दर्द देख रही, उसके साथ में अपने बच्चों को तड़पते भूख से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तब मैंने गूगल किया, जब अपने सुपरवाइजर को पहला फोन किया कि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बोल के, तब उन्होंने, मैं बोले इतने दिन से कहाँ आई होगा, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था मेरे सुपरवाइजर से, जो भी टारगेट दिया जाता था हमेशा मैं जो कंप्लीट मेकअप का करती। काम करती जी थी। जी जी, मुझे एक टारगेट दिया जाता था। कहाँ मेकअप, मॉल्स वगैरह में? मॉल्स में जाती थी, 3 दिन का मेकअप वो होता था, वर्कशॉप, मेकओवर होता था। मेकओवर। हाँ, तो उसमें मुझे एक टारगेट दिया जाता था, हमेशा मैं अचीव कर लेती थी। तो मैंने उनको बताया कि ये सब हो गया है बोल के, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि हमारा जो फील्ड है वो खूबसूरती की फील्ड है, तो अब आप नहीं कुछ कर सकते हैं, इन फ्यूचर देखा जाएगा बोल के उन्होंने मेरा फोन काट दिया। क्योंकि आप अभी मतलब आप अभी खूबसूरत नहीं हो, तो आप जी, खूबसूरती कैसे कि लोगों नहीं को, कर ये सकते, ये है हमारी फील्ड पॉइंट। ही अलग है बाप ना। रे। एक बदसूरत चीज को खूबसूरत बनाने की फील होती है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा झटका जरूर लग गया था मुझे। फिर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और खड़ने की भी ताकत नहीं थी, क्योंकि ना दवाई थी हमारे को, ना पेट में खाना, कैसा चलेगा हमारा। वो बच्चे जो सिस्टर लोग होते चर्च में जाते, तो कुछ भी खाना पीना उन लोग, चर्च वाले लोग चावल देते, राशन का चावल देते, तो वो उबाल के खाते, लेकिन उबालने के साथ एक दाल तो लगती है, सूखा चावल तो नहीं खा सकते है ना। तो फिर मैंने, मेरी छोड़ो जो बेटी है बड़ी वाली, तब उसने, मेरी बेटी ने बोली मम्मी अगर आप बिस्तर में लेटे रहोगे ना तो जिंदगी भर आपको बेड पे लेटना पड़ेगा, आप कोशिश करो, हिम्मत करो खड़ने की। वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। नहीं तो मैं तो वहां से, अगर मेरे बच्चों का साथ नहीं होता तो आज मैं ये जगह पे बैठ भी नहीं पाती, क्योंकि बहुत बुरी तरह टूटी हुई थी उस टाइम मैंने। तो फिर मैं कोशिश करती खड़े होने की, तो यहाँ मेरा घर है और वो बाथरूम वो साइड में, तो खून की ऐसी लंबी ऐसी पिचकारियां मारती थी, खड़ नहीं पाती थी मैं। लेकिन फिर भी अपने बच्चों की जो भूख है, तड़प है, उसके लिए मैंने कोशिश किया कि औरत कमजोर बोले ना हो सकती, लेकिन एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती है। माँ के सामने एक चैलेंज उसके बच्चों का। फिर कोशिश किया, खड़ना किया, खड़े होके घर का सामान धीरे धीरे सब बिकते गया, खाने के लिए बर्तन तक बेच दिए हमने, खाने के लिए पैसे चाहिए था हमारे पास। फिर मैंने कोशिश किया, घर के पास हमारे सब बिल्डिंग है, तो उधर पे कोशिश किया मुझे काम के लिए, तो मैं वहाँ पे जाती थी, ये पूरा कवर करके, फेस पूरा कवर, क्योंकि मेरे ये जो हाथ है ना ऐसे पूरे फूल गए थे, स्किन फूल जाती है अगर हम। अभी भी जख्म तो खुले ही थे ना, रॉ ही थे ना? वो तो मैंने क्या करूँ, मैंने दुपट्टे ऐसा कवर किया ना, दुपट्टा कवर करके
आप ऐसा घर काम मांगने गई थी? घर का काम मांगने गई थी। तो ये हाथे जो है ना मेरे पूरे कच्चे ही पट्टियाँ ही थी, तो उन लोग कोई ऐसे देख के काम क्यों देगा मुझे। तो मैंने ऐसा पूरा दुपट्टा ऐसा बांध के पूरा दुपट्टा यहाँ तक नीचे तक रख लिया था मैंने, और फिर चश्मा पहन लिया था, और जाके मैंने वहाँ पे बोल दिया कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो मैं मुझे काम मिलेगा तो बहुत अच्छा। मेरे बच्चे छोटे छोटे बहुत भूखे हो गए, उनको खाना नहीं है बोल के। तब उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बट ये चेहरे पे क्यों ऐसा बना हुआ है। तो मैंने बोला ये ऐसा मुझ पे ये एसिड अटैक हुआ है, इसलिए मैंने ये पूरा बांध के रखा, क्योंकि ये पूरी जब सर्जरी करके खोला तो ये आंखें यहाँ तक खींचे गई थी, ये पूरी ऐसी हो गई थी आंखें। तो बोले आप निकाल के थोड़ा बताएंगे क्या। तो बस वो चश्मा निकाला मैंने, तो इतनी जोर से चिल्लाया उन्होंने और बोला बाहर निकलो बोल के, और दरवाजा एकदम जोर से उन्होंने खट करके मेरे चेहरे पे बंद कर दिया। उस टाइम इतना बुरा मैं टूटी ना, मैं बोले ना कि ऐसा लगा कि पैरों तले जमीन चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा एकदम गोल घूमे जैसे ही लग रहा था मुझे। फिर वही सीढ़ी पे बैठ गई थी मैं, और थोड़ा संभलने के बाद नीचे उतरी मैं, क्योंकि 6th फ्लोर पे गई थी मैं। जब नीचे उतरी तो मस्जिद थी, मस्जिद के पास ही जब लोग सब बैठ के मांग रहे थे, तो वहीं मैं भी बैठी गई। भीख मांगने बैठ गए? कुछ ऑप्शन ही नहीं था ना उस टाइम पर। जो हाथ मेकअप के लिए उठते थे वो आज इतने मजबूर हो गए कि भीख मांगने के लिए बिठा दिया उन्होंने। वो भी वक्त निकल गया। वो देते कुछ भी, लोग खाना थैलियों में लाके देते और कुछ पैसे मिलते, उससे फिर मैंने दवाइयाँ शुरू करके ठीक होने की कोशिश में थी मैं, और खाना लाके अपने बच्चों को खिलाती पिलाती थी। फिर मैंने कुछ एनजीओ से, ये ज़रूरी था मेरी सर्जरी करने के लिए क्योंकि आँख पूरी ऐसी खींची गई थी, तो मैंने एनजीओ को सर्च किया कोई हेल्प करता है बोल के। तो उनसे मैंने मदद मांगी कि मुझे पैसे नहीं, मुझे ठीक कर दो, मुझे सर्जरी करवा दो, कि मैं पहले कैसे मेहनत करके अपने बच्चों को पालती हूँ मैं अभी भी पालना चाहती हूँ। बस यही हुआ। एनजीओ वाले ने इंटरव्यूज लिए, हॉस्पिटल भेजे, लेकिन कोई किसी ने सर्जरी नहीं करवाया मेरा। तभी मैंने ये ठान लिया मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी। ठीक है ना, मेरा चेहरा ही जला है, लेकिन मेरे हाथ पैर में ताकत जरूर थी, मैं कमजोर नहीं थी। तब मैंने ठाना कि मैं किसी के सामने ऐसे करने से अच्छा है ना, मैं ऐसे करने में ज्यादा ये रखती हूँ। तो मेरी जर्नी वहीं से लाई। मैंने मस्जिद के पास बैठा, 2 महीना बैठा है, 2 महीना वो पैसे ही लेके मैंने एनजीओ को खड़ा किया। 2 महीने आपने भीख मांगी? 2 महीने भीख मांगा, खाना लाके भी खिलाया अपने बच्चों को, और वो पैसे मैंने जमा करके, ऑयलमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए। और उस टाइम तो लोग, मैंने हयात तेल बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ था मेरा, क्योंकि जब डॉक्टर ने बोला था काटना, तो मैंने नीम का पानी बॉईल करते थे पूरा, और वो पानी से नहाते थे, और पूरा दिन में लोग, मैंने हयात तेल डाल डाल के बदन पे छोड़ देती थी। तो उन्होंने जो बोला था काटना है, वो आपने खुद को खुद क्योर किया आपने? जी। क्या काटने को बोला था आपको? एक हाथ ना? ये लेफ्ट वाला और ये सीधा वाला हाथ लेफ्ट मेरा। पैर और राइट हैंड? राइट हैंड काटने बोला पूरा था। काटने को बोला? पूरा ये हो गया था, सड़ गया था पूरा, ऐसा पल्स ऐसा टपकता था। और यहाँ तक के जो नेबर्स है ना, पड़ोसी, वो खुद बोलते थे तुम्हारा दरवाजा बंद करके रखो, खिड़की बंद करके रखो, देखेंगे तो हम लोग डर जाएंगे। और घर के अंदर सोचो, खिड़की दरवाजे बंद है, वेंटिलेशन पास नहीं होगा तो कितनी गंदी बास आती थी, ऐसा लगता था जैसे चूहा मर गया घर में। ये नहीं सोचा कि ये विक्टिम है, ये पेशेंट है, अगर ये बंद रखेंगे तो और ज्यादा पेशेंट बन सकते हैं। तो नेबर्स भी ने भी पूरा साथ दिया हमारे को तकलीफ देने के लिए।
कोई किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया इस पूरे एरिया में? नहीं, जो एक पहले ईस्ट में हम रहते थे, मेडिकल वाले अंकल, उन्होंने बहुत, बट उनकी अभी डेथ हो गई, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक फरिश्ते की तरह साथ दिए। उनकी वाइफ है जो क्या आज नाम है उनका? नवीद निखत है, उन्होंने बहुत साथ नवीद दिए। नवीद नवीद निखत निखत। जी। तो उन्होंने बहुत ही, उनके हस्बैंड ने और उनकी वाइफ ने बहुत साथ दिया। वो लोकमान्य हयात तेल आता था, वो फ्री में ला के देते थे। वो दालो बदन के ऊपर बोल के आधा आधा लीटर का तेल मेरा 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाता था। पूरे बॉडी में छोड़ते रहते थे, सूखने नहीं देते थे हम, तेल गीला ही रखते थे पूरा बदन। तो उन्होंने बहुत साथ दिया। सर्जरी के टाइम पे भी बैठे रहते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, घर बिर बिकवाने में वही मदद किया था। तो पैसे कम पड़ गए थे तो वही अपने मेडिकल से ही बैंडेड सब ला के देते थे। हॉस्पिटल में जब तक हम बैंडेड नहीं ला के देंगे ना, वो ड्रेसिंग नहीं होती थी। बाप रे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हाल है। इसीलिए मैंने तभी बोला ना, ये कसम खाया है। तभी मैंने 2016 में एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन मैंने फॉर्म किया कि आज मेरे साथ ये हो रहा। तो ऐसे कितने, जब भी पता चला ये एसिड, हमने पिक्चर में देखा था, बट तेजाब ये होता है बल्कि नहीं, तेजाब मूवी देखा था जरूर हमने, बट नहीं, ये हमने पिक्चर में भी नहीं देखा है मेरे ख्याल से। नहीं ऐसे चेहरे नहीं देखा। तेजाब हाँ, मूवी देखा है कि तेजाब होता है, मतलब ये तेजाब ऐसा होता है बल्कि ये नहीं पता था। बराबर। ये हमारे पे जब गुजरा है तब हमको पता चला है। ये 2 मिनट लोग अपना दिमाग को ये करने के लिए 2 मिनट होता है ऐसा फेंकते हैं, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी बदलती है, उसके बाद जो हमारे साथ हमारी फैमिली सर्वाइव करती है, वो किसी ने कभी नहीं सोचा है कि एक की जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हो। उसके पीछे जितने लोग जुड़े हैं, वो पूरी लाइफ उनकी बर्बाद हो रही है। हमारा कसूरी क्या, हमारे बच्चों का कसूरी क्या था कि हम तो मेहनत करके खा रहे थे ना। मैं तो बिना हस्बैंड के भी अपने बच्चे पाल रही थी, मेहनत करके पाल रही थी, लेकिन उनको वो भी हजम नहीं हुआ। भीख मांगने बिठा दी। तो मैंने ये भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ठीक है ये भी जिंदगी देखेंगे अब। फिर वही पैसे ले लेके मैंने शुरू करा कहानी। फिर वहां से मैंने गूगल जाके, मैं तो बोला ना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 8th स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ा है, लेकिन चीजों को मैंने समझने की कोशिश किया, लोगों को कैसे ये करे। फिर मैं गूगल करती थी, गूगल में मालूम पड़ता था और भी विक्टिम्स है, उनकी भी ऐसी ऐसी जर्नी है। फिर उनसे कोशिश करती थी जाके मिलने की, बट वो डर रहे रहते हैं ना, मिलते नहीं है। उनके घर वाले मिलने देते नहीं थे। फिर उनको कन्विंस करना होता था कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं समझ सकती हूँ। तो घर के अंदर भी उन लोग बेचारे पूरे कवर करके रहते हैं। हम थोड़ी देर बांधते तो हमको कितनी घबराहट होती है। अब पूरा दिन आप कवर करके घर पे रहो, आप घर वाले हो के आप डर रहे हो, आप साथ नहीं दे रहे, तो बाहर वाला कौन हमको साथ देगा। फिर उनको मैं बोलती थी ये बहुत गलत कर रहे, ऑलरेडी वो सर्वाइव कर रही है, आपका सपोर्ट रहेगा तो उसको हिम्मत आएगी, जीने की साहस आएगी। लेकिन आप लोग ऐसे करोगे तो बाहर वाले तो आपसे डबल कर लेंगे। तो उनको सब चीजें बताते बताते फिर बदली हुआ, क्योंकि मैं पूरा पहले कवर करके ही चलती थी। कवर चलने से भी लोग पूछते थे आप क्यों इतना कवर करते हैं, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कवर कर देते, खोल के दिखाओ क्यों है ऐसा। तब मैंने फिर वापस से अपना जो मेरा लुक पहले था, फिर मैंने वो बाद में वापस लुक को लाया कि इंसान को जो अटैक करता है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको चेंज करना चाहिए दिमाग। हम नहीं चेंज करेंगे। हमारा पहनावा जो है, हम दिल से खूबसूरत है। चेहरे को क्या, चेहरा तो बचपने में कुछ और रहते, जवानी अलग हो जाती, बुढ़ापा अलग हो जाता, अच्छे से अच्छी खूबसूरत चीज आगे जाके चेंज होती है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए। और ये अटैक हो जाता है, हम भी यही सोसाइटी के पार्ट से, हम सोसाइटी से अलग नहीं है, हम कोई भेड़ बकरी जानवर नहीं है। आज भी ट्रेन में चलेंगे ना, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, आप ये यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, आप ये कपड़े क्यों पहनते, आप लिपस्टिक क्यों लगाते, क्यों? हमारा दिल नहीं है, हमारे जज्बात नहीं है। अगर आप सोचो, एक तीली लेके आप अगर कभी पकाते टाइम पे एक चटका मामूली लगता तो आप कितना तकलीफ होता, उसको कितना चीजें लगाते। आज हमारे पे अटैक होके पूरी बॉडी पे पड़ गया है, तो हमारा जीना ही नहीं कि हम मर जाए, हम सुसाइड कर ले। मतलब जो विक्टिम है उसको और विक्टिमाइज किया जाता है। यस। तो इसीलिए वी आर नॉट विक्टिम, वी आर विक्टर।
हम विक्टर है, हम विक्टिम नहीं है। और जो लोग सोचते हैं हमारे बारे में तो वो खुद विक्टिम है, क्योंकि उनका दिमाग वो कुछ देखना नहीं चाहता है, तो वो उनका प्रॉब्लम हम है। सब सुंदर सुंदर चीजें देखना चाहते हैं, Yes. हम एक्चुअली समझना ही नहीं चाहते कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो देखना नहीं चाहते। आज भी हाँ, कितने आपको लोगों लगता को है कि पता आपके है, साथ तो ये होगा ही नहीं, ये यही है और क्या है यही इसमें। होता है। यानी आपने जो बताया कि जब आप एसिड विक्टिम से मिलने चाहती थी और उनकी फैमिली एक्चुअली उनको विक्टिमाइज कर रही है यस, कि वो उनको, उनकी क्या गलती है अगर वो उन्होंने उन्होंने किसी के रिजेक्ट कर दिया है किसी लड़के को, या कोई भी रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है, या किसी शादी के लिए कोई फोर्स कर रहा है बट आप करना नहीं चाहते। मोस्टली वन साइड लव होता है, जो रिफ्यूज हाँ, होता है इंडिया में उसी तो यही होता है यही शायद। ज्यादा होता है। फिर आप मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं हो किसी सकते, वो करके एसिड फेंका जाता है, यही मैंने पढ़ा है। और फिर ये यहाँ भी तक बोला जाता है शायद लड़की ने ही बढ़ावा दी होगी, शायद इसके लिए उसका ऐसे हो गया। क्यों? लड़की तो जैसे नॉर्मल लड़कियों को पैदाइशी लड़कियां बोलते हैं खूबसूरत है, उनको लिपस्टिक लगाने के, बाल बनाने में उनको शौक होता है। लड़कियों के लिए ये सब चीजें बनी है, कोई लड़के के लिए तो नहीं बनी है ना। तो फिर लड़कियां क्यों नहीं करेगी ये सब चीजें? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि छोटे अगर कपड़े पहनेगी क्यों? आप अपना नजरिया चेंज करो ना। नहीं आप नहीं, सोचो, आपने किसी को बढ़ावा दिया भी, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा भी, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो भी आपको किससे शादी करनी है किससे नहीं ये करनी, वो हमारा तो आपका हक है। डिसीजन। यस, वो तो आपका हक है, वो जी। हक आप कैसे किसी को कह सकते हो कि आप फिर भी मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं आपका आप पर एसिड फेंक दूंगा। ये तो रिसेंटली 8 महीने पहले मुंबई में ये केस हुआ था। 56 इयर्स का कोई सिटीजन था और 42 इयर्स की कोई लेडी के साथ 25 इयर्स का उनका रिलेशनशिप था। 25 साल से उनका रिलेशन कुछ हो गया होगा तो वो अलग हो गई। तब वो 56 इयर्स का आदमी ये मुझे छोड़ के उसके पर अटैक कर दिया। ये केस आया था मेरे पास। यानी इतनी उम्र होने के बाद भी आपने रिजेक्शन किया है, इसके लिए आपकी सजा एसिड है। क्यों ये सजा है? ये तो औरत भी आपके लिए दे सकती है। अब मेरा हस्बैंड ने मुझे 4 बच्चों के साथ मुझे छोड़ दिया तो ये सजा तो मैं उनको भी दे सकती थी कि आप ये हाथ से नहीं कमा रहे तो ये हाथ को ही काट दिया जाए। हमने तो, एक औरत तो सजा नहीं देती है ना। तो नहीं, ये दोनों तरफ से होता है, लेकिन ये जो जेंडर वायलेंस ज़्यादा है, क्योंकि जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें ये है कि ऑलमोस्ट 72% जो हादसे होते हैं उसमें से हमेशा एक औरत इन्वॉल्व होती है, जी, जिसके साथ ही हादसा होता है। 72% केसेस में ऑलमोस्ट, बाकी जो गैंग वायलेंस होता है, फीमेल पे भी होते हैं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, फीमेल पे ज़्यादा होते हैं, फीमेल पे 72% होते हैं, और मेल्स में गैंग वायलेंस होता है या कुछ और मेल होता पे है। भी होते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। मेल पे भी है, ट्रांसजेंडर पे भी हो रहे हैं, बच्चों पे भी हो रहे हैं। तो ये क्यों? हमारा कानून इतना आसान है, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है, तभी तो ये इंसिडेंट हो रहे हैं ना। हमारे कानून को स्ट्रांग होना चाहिए। बट एक लॉ तो है ना सुप्रीम कोर्ट का 2013 लॉ का। के क्या है, आप जाके तो- लॉ में देखिए ना, फाइलें पड़ी हुई है, सालों से फाइलें पड़ी हुई। आज भी इतने विक्टिम का मैंने 17 एसिड विक्टिम मुंबई वालों के कॉम्पनसेशन के लिए दिया गया है DLSA में। सिर्फ यही बताते ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, उस पर अटैक तो हुआ है ना। अब आपका काम है ये कि प्रूफ लाना, हम कहाँ से लाएंगे? हम तो हॉस्पिटलों में जाके एडमिट हो जाते अभी हैं। क्या है, मतलब अभी जो मेरे पास है, जो मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि अगर एसिड अटैक विक्टिम होता है उसको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। नहीं, अभी 5 लाख से अभी 2 स्कीम डिवाइड हो गई है। पहले 3 लाख मिलता था, अभी 5 लाख, अब 8 लाख हो गया है। और एक स्कीम है जो मनुधारिया, उसमें 10 लाख रुपए हो गए नए विक्टिम जो आ जाते हैं। तो भी 10 लाख रुपए, आज आप छोटी भी सर्जरी कराने जाते हो हॉस्पिटल में 2 से 3 लाख का तो और लाख स्टेट रुपए 15 दिन के अंदर देना होता है, वो भी नहीं मिलता है। वो भी नहीं मिलता है। जी नहीं, मैंने मतलब अटैक होने के 15 दिन के अंदर आपको हाँ, लाख वो- रुपया देना चाहिए फॉर इमीडिएट, कोई आपका ये होता है। अभी नहीं मिलते हैं। यही आपको बता रहा है ना, जो जजमेंट है लेकिन उसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं है, काम नहीं हो रहा है। खाली बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कोर्ट भी करती है। जो ये ऑफिसर लोगों को दिया जाता है अथॉरिटी, वो भी यही काम करते हैं। तो इसकी लॉन्ग टर्म जो हेल्थ होता है वो क्या क्या होता है? आपकी आँख, मतलब आँखों में जाएगा तो आँख तो कॉर्निया अगर बात करें, इम्पॉसिबल है सर।
जो भी एसिड है वो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। और तीन इस तरह के एसिड्स होते हैं, जितना नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक होता है सल्फ्यूरिक जो है हमारे पे सब पड़ा है। और हाइड्रोक्लोरिक होता है मेरे ख्याल से, ये जी। तीन एसिड्स। और ये एक्चुअली जो काम में यूज होते हैं, ये ज्वेलरी में शायद ज्यादा, हाँ, उसके ऊपर ज्यादा सिल्वर ये पॉलिशिंग होते वगैरह हैं। में शायद राइट, बड़े यूज बड़े होता है। होटलों में यूज होता है ये सब, हाँ बड़े शिपों में यूज होता है हाँ ये हाँ एसिड। हाँ वो एसिड सोचिए, थोड़ा सी डालिए जमीन को, इमीडिएटली जला डालता है। हमारी हाँ, बॉडी तो सेंसिटिव है। एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। तो सबसे ये इस पहली तरह का बात मतलब, ये मैं लोगों को, मैं ये आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपने ऑडियंस को इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये जो एसिड, ये जो इस एसिड की बात कर रही है, ये आप इमेजिन करो ये किस तरह का एसिड होता है। ये आप ज्वेलरी में यूज़ करते हो, या आप कोई चीज़ डिज़ोल्व करने के लिए कभी यूज़ करते हो, मेटल्स डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ करते हो, इस तरह का एसिड आप पे फेंका जाता है। और ये एसिड आज भी मतलब थोड़ा और मुश्किल हो गया है मिलना, लेकिन मिल सकता है, इतनी आसानी से मिलता है। आसानी से मिलता है। कुछ कैसे? पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये इंसिडेंट कैसे हो रहे हैं? दिल्ली में एक साल में 6 लोगों पे एसिड अटैक हो गया है। क्यों हो गया? जब मिल रहा है तभी तो हो रहा है ना। लेकिन प्रोसेस क्या है एसिड मिलने का आज की तारीख? फिर बोलते हैं कि आधार कार्ड जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा जब तक नहीं मिलता है, बट कैसे मिल रहा है? यही सर, मैंने आपको एक थर्ड राउंड बता रही हूँ। जो जजमेंट है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है, उस पर काम नहीं हो रहा है, फॉलोअप नहीं होते हैं। आज हम 2016 से अभी तक देखो, हमने 500 अबव एसिड विक्टिम के लिए काम किया है, कर रहे हैं अभी भी, जिसमें हम मंथली राशन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, एजुकेशन की हेल्प करते हैं, एम्पावर करते हैं। उनका ट्रोमा ये होता है, उनको काउंसलिंग कर किया जाता है। तो ये सब हम कर रहे हैं। आज हम विक्टिम होके हम खुद कर रहे हैं दूसरे विक्टिम, क्योंकि हमको पता है कि हमने आफ्टर एसिड अटैक कितना सर्वाइव है, कितनी स्ट्रगल है हमारी लाइफ। और सरकार क्या देती है वो भी नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से सिर्फ बोला जाता है, लेकिन इजी नहीं मिलता है। और अभी तक कितने विक्टिम को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। फ्री ट्रीटमेंट बोला जाता है, फ्री ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। वो बोलते सीधा कोर्ट में केस करो, हमारे लॉयर है देख लेंगे, ऐसे बोलते हॉस्पिटल में। अच्छा, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी फ्री ट्रीटमेंट देना है आपको? फ्री ट्रीटमेंट है जजमेंट में कि कि- फ्री ट्रीटमेंट देना चाहिए एसिड विक्टिम को। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी, या सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल? बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। वो जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट की 2013 की जजमेंट है, गाइडलाइंस है पूरे, तो क्या भी नहीं देते हैं। नहीं देते हैं? लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, आप मतलब अभी पीआईएल फाइल किया है ना हमने। आपने पीआईएल फाइल किया? जी, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है, जिसमें हमारी मांग हमने किया हाँ। है कि हमारा कॉम्पनसेशन बढ़ा के मिलनी चाहिए। और हाँ। जो ये हमको चक्कर लगवाते हैं हाँ ऑफिसर लोग, वो नहीं होना चाहिए। प्लस जो ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली हाँ। हमको देखना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट में भी हाँ बिठा के रख देते हैं, जिसकी वजह से एसिड और डीप अंदर जाके नाक डैमेज हो जाती है, आंखें डैमेज हो जाती है, विजन चले जाता है, काने डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि लेट ट्रीटमेंट इमीडिएटली होनी चाहिए। आपका पेपर वर्क है वो बाद में कीजिए। कोई पेशेंट हार्ट अटैक आता है तो भी उसको इमीडिएटली लेके चले जाते हैं ना, क्योंकि उसकी जिंदगी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारे पार्ट्स में एसिड डीप तक चले जाता है तो वो डैमेज हो जाता है, तो उसको बचाना भी हॉस्पिटल वालों का फर्ज होता है। तो ये सब हमने पीआईएल में डाला, ये सब चीज़ मांगी है। फैसिलिटी नहीं है एक अलग से, जैसे डिसेबल हैंडीकैप में एक 2% अभी एसिड विक्टिम को रिजर्वेशन किया गया, वैसे हमको हॉस्पिटल में भी हमारा एक रिजर्वेशन होना चाहिए कि हम ये एसिड अटैक है, एक कार्ड दिया जाए हमको सरकार की तरफ से, और वो देखा के हमको इजी ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन आपने जो कहा अभी कि जब हार्ट अटैक आता है तो आप तो उसको तो डिले नहीं करते। राइट। क्यों डिले नहीं करते? क्योंकि अगर आप वो हार्ट अटैक आपने उसी टाइम पे नहीं सॉल्व किया तो वो इंसान मर जाएगा, और कोई रीज़न नहीं है। जो मैंने समझा है एसिड अटैक के बारे में, तो जब आप पे एसिड अटैक होता है, और आप मुझे करेक्ट कीजिए क्योंकि आप विक्टिम रह चुके हो, आपको ज़्यादा पता है कि जब एसिड अटैक होता है तो आपको इमीडिएटली पूरा क्लीन कर देना चाहिए पानी से। जितनी देर आप क्लीन कर सकते हो एसिड को, वो क्लीन होना चाहिए, और उसके बाद कोई न्यूट्रलाइजिंग अगर सोल्यूशन होगा तो वो डालना चाहिए, और इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए।
नहीं तो फिर वो एसिड एक बार घुसते जाएगा तो आपको वो- तो सो इट इज़ ऑलमोस्ट मतलब पॉइंट मेरा ये है कि ये हार्ट अटैक जैसा ही है कि एक गवर्नमेंट लेवल पे एक हॉस्पिटल लेवल पे सबको ये समझना चाहिए कि ये इतना ही सीरियस है जितना कि हार्ट अटैक है, कि आप अगर वो नहीं करोगे तो किसी की ज़िंदगी आप ऑलमोस्ट जो 10% डैमेज है उसको आपने 90% डैमेज कर 90% पे लेके जाते हैं। क्योंकि ये आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप कर नहीं रहे हो। ये मतलब ये मेरे ख्याल से कोई ये बहुत ही सीरियस मामला है और जो भी है आप सबको सुनना चाहिए इसको और समझना चाहिए। यही चीज़ हमने अभी सब लिख के PIL में फाइल किया है, क्योंकि हमने सर्वाइव किए है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक अभी भी रिसेंटली मैंने एक विक्टिम की सर्जरी कराया था, तो 1.5 लाख रुपए भरने के लिए बोला। तो मैंने बोला 1 लाख तो मैंने डिपॉजिट कर दिया, 50,000 होगा, लेकिन उसका सर्जरी तो आप स्टार्ट कीजिए। OTP से बाहर निकाल दिया, अंदर लेके जाके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि पैसे क्योंकि नहीं। हमने पूरा 1.5 लाख नहीं भरा बोल के। क्यों बाप रे। ऐसे हो रहा है? तो मैंने ये सब कॉपी लगाया है, डॉक्टर को बोला है कि आप लिख के दीजिए आप OT से बाहर निकाल रहे, किस वजह से, सिर्फ 50,000 रुपये और नहीं भरा इसीलिए आप निकाल रहे। ये ऐसा हो रहा है हमारे साथ में। तो सरकार को ही सीरियस होके ये मुद्दे पे काम करना चाहिए। ठीक है, रेप हो जाते हैं, मानते, रेप भी बहुत बड़ा है, वो दिल पे लगता है, लेकिन ये जो एसिड है ना चेहरे पे दिख के आता है, ये लेबल लग गया है, ये एसिड अटैक है। इसको आप चाह के भी मिटा नहीं सकते हैं। 100%। लेकिन ये जो चेहरे है ना, ये चाह के भी कभी नहीं निकल सकते। ये हमारे मरे दम तक हमारे साथ मेडिसिन रहेगी, हमारे साथ सोसाइटी वालों के जो गलत इंटेंशन है वो हमेशा रहेंगे, और ये चेहरा हमेशा रहेगा हमारे साथ। ये 18 सर्जरी होने के बाद भी मेरा चेहरा पे आज भी स्कार्स दिखाई देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज भी आप बिलीव करोगे 14 इयर्स होने के बाद भी ये आँख से मैं सो नहीं सकती, इतना मेरे आँख में से पानी जाते ही रहता है। कितने साल होने के बाद भी आज भी ये दर्द से हम निकल नहीं पाए, और शायद ही कभी निकल पाएंगे। इसीलिए कोशिश रहती है कि हम छोटे इवेंट्स करते हैं तो उसमें एक अवेयरनेस के लिए चीज़ें बताने, आने वाली जेनरेशन जो आते कॉलेज स्टूडेंट उनको बताते। अगर कोई लड़की ने रिफ्यूज कर दी है तो शायद तुम्हारे अंदर कुछ कमी होगी, या लड़की को तुम नहीं पसंद है, वो चीज़ से आप आगे बढ़ो, कोई और लड़की के ये करो। लेकिन आप ये मत करो कि ये लड़की ने मुझे रिफ्यूज की तो उसको मैं जीने का हक नहीं, उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये आप पे इसमें नहीं है। जब भगवान हमारे, या अल्लाह हमको जिंदगी देता है, लेने का अधिकार भी ऊपर वाले के है, नीचे वालों पे नहीं है। तो हमारी जिंदगियों से खेलने या हमारे चेहरे खराब करने का हक किसी को नहीं दिया गया है। आज पुलिस क्यों बनाई गई है? इसीलिए क्राइम को रोके। कोर्ट कचहरी क्यों बनाया गया है? हमको जजमेंट मिले। हॉस्पिटल क्यों बनाया गया है? हमारे को ट्रीटमेंट मिले जाए। बट ये कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जब तक हम जिंदा है तब तक ये हमारे साथ ही चलेगा, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। हर रोज नींद के लिए तड़पती, हर रोज दर्द। बोले ना, इतना कोई आके जब इन्होंने ये एसिड ऐसा फेंका था, वो आहट, आज भी कोई बाहर से ऐसे अचानक आके मुझे पीछे से आवाज दे देता है तो इतनी बुरी तरह डर जाती हूँ और फिर चिल्लाने लग जाती हूँ मैं कि मुझे ऐसा मत ही करो प्लीज। मतलब इतना खौफ है। ये जो ऑलमोस्ट 2000 आई थिंक 18 से 22 के बीच का एक सर्वे किया गया था कि उसमें कुछ 384 अटैक्स हुए थे, और उसमें हाँ 1 साल में थे जी, और इसमें से सिर्फ 60 लोगों को कन्विक्ट किया गया था, बाकी सारे। तो ये इतना लो कन्विक्शन रेट क्यों है? मतलब और बहुत से इसमें ना, ये केसेस में FIR भी दर्ज नहीं लेते हैं पुलिस वाले। नहीं लेते हैं? नहीं लेते। क्यों? हमारे केस में भी हमने आरोपी के कपड़े से लेके गाड़ी जो भागे, गाड़ी का कलर, गाड़ी का नंबर सब बताने के बाद भी उसमें हमारा नहीं था FIR में। जब मेरे पास पुलिस वाले आए थे, जब मुझे होश आया था 2 दिन के बाद में, तीसरे दिन, तो बोले ये स्टेटमेंट में साइन करो। तो मैंने पढ़ के सुनाओ, क्योंकि मेरे तो आंखें पूरी बंद हो गई थी, ऐसा पूरा फुल गया था ये पूरा फेस मेरा। तो मैंने बोली पढ़ के सुनाओ। जब वो पढ़ के सुना रहे थे तो उसके अंदर ना आरोपी का नाम था ना आरोपी के, तो मैंने बोला मैं ये साइन ही नहीं करूँगी, मेरे पहले वाले स्टेटमेंट में साइन ही नहीं। जो मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं, उसकी साइन लेके गई पुलिस ने। तो केस वीक हो जाता है ना आपका। यस।
अगर आपके बहन ने साइन किया है तो भी वो भी तो वही थी तो। हाँ, तो फिर इसीलिए हम, जब मैंने खड़ा हुआ 6 महीने के बाद वापस पुलिस चौकी में जाके उनके ऊपर इतना प्रेशराइज किया, पूरा पूरा दिन बैठी थी मेरा एफआईआर सही करो मेरा। रात को 11 बजे फिर पुलिस वाले ने आके मेरे घर पे एफआईआर सीनियर आके लिया वापस से स्टेटमेंट। मैंने ये स्टेटमेंट है ही नहीं, वो सही करवाया था मैंने। तो ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं तो हम लोग कर लेते हैं। अगर जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता है, तो वो क्या करे। तो ऐसे केसेस, जब से ये मैंने ये फाउंडेशन फॉर्म किया, मैं जाके पुलिस वालों से मिलती हूँ कि केसेस, तो उसमें मुझे पता चला है कि मोस्टली 60% एफआईआर दर्ज होती ही नहीं है केसेस में। समझौता हो गया, ये हो गया बोल के केस को खत्म किया गया है। समझौता होता है तो भी एफआईआर दर्ज होता है जरूर। नहीं, एफआईआर एक बार दर्ज हो जाता है तो आपको वो क्लोज करना पड़ता है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा, इसलिए क्लोज उनको होता है, इसलिए लेकिन उसका ये हाँ होता है ना, क्या बोलते हैं, एविडेंस होता है कि ये एफआईआर ये डेट पे हुआ था, ये चीज पे ये रिजेक्ट हुआ नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस और इसलिए एफआईआर होने के बाद बताए ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ये चीजों में घुस के मुझे अच्छे से पता है। एफआईआर होने के बाद एक कोर्ट में केस जरूर जाता है, जाता ही है। लेकिन मेरे इतने सारे केसेस में साफ बोल दिए है कि उनमें समझौता हो गया है, इसीलिए एफआईआर ही फाड़ दी गई है, ऐसे करके बोले पुलिस वालों ने। तो यही बोले ना, मैं घूम फिर के वही जगह पे वापस बोलूंगी कि हमारा इंडियन लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए आज अगर 100 पे एसिड अटैक होता है तो बहुत मुश्किल से 40 लोगों का एफआईआर दर्ज होता है, 60 लोगों का तो बुक में से नाम ही नहीं है। मतलब लॉ तो है इन प्लेस, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट नहीं है उसको लॉ। अब जैसे अब बताया ना, चाहे तो ये एसिड भी बंद करा सकते हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लगा सकते हैं लॉ। तो अवेलेबिलिटी जो है एसिड की। शायद इससे ये केस थोड़े कम हो जाए। बंद तो होता नहीं कोई चीज़, कम तो हो जाएगी, हमारे जैसे सर्वाइवर्स सर्वाइव करने पे मजबूर ना होके। ठीक है, मेरे पास मेरे बच्चे थे, उनको देख के आज मैं लड़ पाई। अगर कितने लोग शादी नहीं होती तो जिंदगी में शादी भी नहीं हो पाती उनकी वहीं पे जिंदगी रुक जाती है। और फिर घर वाले बोलते चेहरा इतना खराब हो गया, तुम भूत लग रही है, शैतान लग रही है, जो मस्जिद के पास भीख मांगो, हम नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। ये सब सुनने मिलता है। ये सुन के और हम पहले ही अपने खूबसूरती से बदसूरती में आ जाते, फिर सोसाइटी वालों का इग्नोर, फिर घर वालों का सबसे ज़्यादा ये टॉर्चर। इसमें कितना सोचो, हमारे दिमाग पे प्रेशराइज किया जा रहा है। ये आपने बहुत सुना है, आप शैतान हो गए हो, भूत हो गए हो? जी, बहुत सुना है। हम वैसे नहीं थे ना, पैदाइशी नहीं थे हम। नहीं, अगर आप मतलब आपके रूप पे तो किसी का कंट्रोल होता नहीं। घर नहीं मिलते हैं, घर नहीं देने को तैयार होते। नहीं, आपका चेहरा इतना खराब है, हम सुबह सुबह ऐसे चेहरे नहीं देखना चाहते, हम आप लोग के साथ नहीं रह सकते। तो हम कहाँ जाएंगे, हमको घर नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमको हक ही नहीं जीने का। इतना खराब हो गए हम लोग, कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है घर के लिए हमको। एक शेल्टर होम के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक शेल्टर होम हो जाए, हमारी दुनिया हम अलग बसा ले। फंड कम है, फंड कहाँ से लाए। जो आता है तो कोशिश रहती है कि विक्टिमों को बेस्ट बेस्ट, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ भूख क्या होती है, दवाई के लिए दवाई का ज़रूरत क्या होती है, ये सब चीज़ देखा है। मैं कितने बार कोशिश किया, आप जैसे वीडियोस बनाते हैं, मैंने कोशिश किया कि एक शेल्टर होम के लिए प्लीज़ हमारे लिए मदद करो, कि हम हमारी दुनिया जैसे लोग हमारे साथ रहना नहीं चाहते, रूम देना नहीं चाहते, हम रोड पे तो नहीं रह सकते हैं ना। तो वो अलग दुनिया बनाने के लिए भी तो सपोर्ट ही चाहिए, सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए ना। हमारे पास इतना नहीं है। जो था हमने हमारे सर्जरीज में खर्च किए, 40 लाख से ज़्यादा मैंने सर्जरी में पैसे गए मेरे। बहुत कोशिश करती हूँ कि एक शेल्टर होम हो जाए, हमारी एक दुनिया हम खुद अर्न कर सके। जॉब नहीं देते, अच्छे पढ़े लिखे हैं सर्वाइवर्स तो भी जॉब नहीं मिलती उनको, बिकॉज ऑफ दिस फिगर फेज। चेहरे खराब है, नहीं दूसरे स्टाफ आप लोग के साथ काम नहीं कर सकते हैं, आप लोग को देखना नहीं चाहते।
ना हमको काम देते, ना हमको घर देते, ना हमको जजमेंट मिलता है। इसीलिए अभी पीआईएल में सब चीज़ें माँगा है। जो बोले ना, इतने साल से जो मेरे दिल में था, जो फेस किया, जो तकलीफ मैंने देखा, वो सब मैंने अपने पीआईएल में लिख दिया है। शायद कहाँ है? सरकार सॉरी। को, शायद चीफ जस्टिस को हमारे पे रहम आ जाए, वही हमारे साथ इंसाफ कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट में पीआई। जी, 2023 में फाइल किया था। डेट आती है बट सीरियल नंबर ही नहीं मिलते हैं। नॉट डिलीटेड करके आता है, लेकिन वो डेट पे आता ही नहीं है। तो यही हो रहा है। एक विक्टिम है तो उसको विक्टिम ही रखा जाए, उसको जबरदस्ती की सजा सब सुनवा रहे हैं, सब सजा ही सजा दे रहे हैं। तो आपका आपका आपने ये शुरू कैसे किया? मैं समझ गया कि आपने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आपने एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया अपना। मतलब वो एनजीओ मतलब मैंने आपने अपने घर के 4 लोगों से शुरुआत किया था ना। हमारे घर के 4 लोगों पे एसिड एसिड अटैक अटैक हुआ। हुआ। तो मैंने अपने घर में सबको देखा था तड़पते हुए, बहनों को, बच्ची, छोटी बच्ची, 1 साल की बच्ची, फिर बच्चों की भूख, ये सब मैंने देख देख के ही शुरुआत किया था। और कुछ और विक्टिम से मिलना शुरू किया था, उनको सबको लेके ही मैंने ये फॉर्म किया 2016 में हमें एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन। इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है साहस। हमारे अंदर वो साहस है, और चाहे कितना भी ये सोचा है जिसने भी हमारे पे एसिड अटैक किया, वो सिर्फ उसकी एक सोच है कि हम वहाँ पे रुक जाएंगे। जहाँ ये ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है, हमारी हमारी उड़ान को कोई नहीं छीन सकता। और हम खूबसूरत है, ये हमारा दिल जानता है। हमको किसी से जजमेंट, या हमको कोई सोसाइटी वाले का जजमेंट नहीं चाहिए कि हम बदसूरत है या हम खूबसूरत नहीं है। हम खूबसूरत है, हमारा दिल खूबसूरत है, बस हम उसी में खुश हैं। जो भी आप बोल रहे हो इतना कमाल है कि मतलब आप इतना कुछ झेल रहे हो और इतना कुछ करके आए हो, और फिर भी आप में वो साहस है, और आप नहीं नहीं, कमाल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा भी हम लोग नहीं चाहते कि आपको क्योंकि आपको भी तकलीफ़ होती है बात करने में ज़्यादा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप, मैं अपने दर्शकों से, जो भी ये देख रहा है, वो समझे कि इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक वो काफ़ी उन्होंने बहुत क्लियरली आपको आर्टिकुलेट की है, बताया है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किस तरह से इनकी मदद कर सकते हो। ये अभी यहाँ पे आप नीचे इनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब देख रहे हो। आप प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट कीजिए। आप देखिए आप इनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ज़रूर किसी और को जानते होंगे जो आप सपोर्ट कर सकते हो। ऐसे ही बनता है काम कि आप नहीं कर पा रहे खुद, तो आप ऐसा तो कुछ करो कि कोई और जो आप जानते हो, जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, जिससे मतलब एक छोटी सी चीज़ होती है जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अगर हो सके तो आप जो भी नंबर है, इनसे, दौलत खान जी से कांटेक्ट में आ जाइए और ईमेल कीजिए उनको, या देखिए आप कैसे, आप छोटा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, डोनेशन करना चाहते हो, आप उनसे बात करो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं। एक मैं बता रहा हूँ, आज का एपिसोड भी आपका, इसका साउंड थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत खुले एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, कई गाने बज रहे हैं, ये सारा हो रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करो। आप ये सोचो कि आप किस तरह से एक ऑनेस्ट जो चीज़ हो रही है, और जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, उसको कैसे मदद कर सकते हो। दूसरी बात, आप जब भी किसी एसिड अटैक विक्टिम से मिलो या किसी से मिलो, प्लीज़, मतलब उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, आई थिंक वो यही मैटर करती हैं एंड ऑफ द डे। और मैं पता नहीं, आप चाहती हो कि आप कुछ कहें इसके बारे में? और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, हमारा एक बहुत सपना है कि अपना खुद का एक शेल्टर होम है, जिसमें हमारे सर्वाइवर्स खुद अपने पैरों पे खड़े, उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। तो उसके लिए मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे शेल्टर होम के लिए प्लीज़ डोनेट कीजिए। आप नहीं तो अभी सर ने बताया, किसी के और के थ्रू, लेकिन हमारा एक घर, हम अपनी एक छत चाहते हैं जिसमें हमारे सर्वाइवर्स को हम रख पाए। आप ऑनलाइन भी जाके, हमारे वेबसाइट का है www.asfindia.org, उसमें भी आप ऑनलाइन भी हमको मदद कर सकते हैं। आपकी थोड़ी थोड़ी सी
मदद भी हमारा एक घर बनाने में बहुत सपोर्ट करेंगी और सर्वाइवर्स को एक छत मिल पाएगा जिसमें कोई उनको निकाल नहीं सकेंगे और वो खुद के इंडिपेंडेंट खुद के पैरों पे खड़ पाएंगे। इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तो इस पे यही कह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हो, ये स्क्रीन पे आ रहा है जो भी इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम। दौलत जी, थैंक यू सो मच। मैं तो आपसे बहुत डिटेल में बात करनी थी, और लेकिन मुझे लगता है कि आप जो आपकी कहानी है वो शायद आपने बहुत अच्छी तरह से ऐसे ही बयान कर दी है, और आई होप दैट समथिंग कुछ अच्छा निकले हमारे इस मुलाकात से। और ये बहुत आप बहुत ब्रेव हो, आपके जो एनजीओ है उसका साहस नाम बड़ा सही है, और हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूंगा, और आई एम श्योर कि जो भी ऑडियंस में जो इसको सुन रहा है, जो सीरियसली ले, वो प्लीज़ आप भी कोशिश करो कि थोड़ी सी मदद हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके कहीं पहुंचेंगे हम सब। बुनबुन So- समंदर होता है ना, वैसे ही हमारा घर बन सकता है और सब सोसाइटी जो है देख रहे हैं उन्हीं के थ्रू अगर सोसाइटी लेती है तो सोसाइटी देती भी है, ऐसा ये भी तो होता ही है। सो होप ये होपफुली कुछ ना कुछ तो होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स